ये बात तो हो गई सन फार्मा की, लेकिन मार्केट से ये बात करते हैं। जितेंद्र गोहिल, क्रेडिट स्विस के हेड ऑफ रिसर्च वेल्थ के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। ईटी न्यूज़ स्वदेश पे आपका पहला इंटरेक्शन है, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र। जितेंद्र, 2022 पे आपकी ब्रॉड हाइपोथेसिस इस मार्केट को लेके क्या चल रही है? जो इन्वेस्टर्स आपको सुनते आए हैं रेगुलरली ईटी नाउ पर भी, वो अच्छे गेन से बैठे हों, तो उनको क्या अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करने चाहिए? किस तरह का बाजार पैन आउट हो सकता है इस साल? हेलो अजय एंड थैंक यू मुझे ये शो पे इनवाइट करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। क्रेडिट स्विस हाउस हमारा व्यू है क्या जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 रहेगा वो थोड़ा वेल सपोर्टेड रहेगा। सो जो अभी कंसर्न आ रही है मार्केट में क्या फेड रेट हाइक करने वाला है और फेड रेट हाइक बहुत फास्टर हो सकता है कंपेयर टू जो मार्केट सोच रहा है। बट अगर हम देख लें तो मार्च में जो रेट हाइक है उसकी संभावना काफी हद तक ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुकी है। सेकेंडली इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सेलरेट हो रही है और हमारा व्यू है क्या हमें थोड़ी सरप्राइज देखने मिलेंगे एक जीडीपी की ग्रोथ को देकर। तो मेरे ख्याल से मार्केट वेल सपोर्टेड रहेगा। सो जब भी थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है या मार्केट करेक्ट होता है, हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स उस उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करेक्शन आ सकता है इन द फर्स्ट हाफ। हावेवर एज वी गो फॉरवर्ड एक सेकेंड हाफ की तरफ जाएं तो हमें लगता है कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे कैचअप होने की वजह से हमें ऐसा लगता है क्या सेकेंड हाफ थोड़ा वीक रहेगा मार्केट के लिए। सो फर्स्ट हाफ में काफी ट्रिगर्स है। एक तो हमें हमारी जो रबी क्रॉप सीजन है, मॉनसून थोड़ा डिलेड था। सो हमें लगता है कि रबी क्रॉप सीजन ये टाइम काफी बम्पर रहेगी और अच्छे प्रोडक्शन के हिसाब से मुझे लगता है क्या एग्री सेक्टर में थोड़ी तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ देखें तो हमारा बजट है, जो प्री बजट हम बोल रहे हैं, इस टाइम गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी काफी अच्छे हैं। सो थोड़े एक्सपेक्टेशन है क्या गवर्नमेंट के पास थोड़ी एल्बो रूम्स है। बाद में हम देखें तो आईपीओज जो गवर्नमेंट लेके आ रही है डिसइन्वेस्टमेंट करा तो शायद एक 2-3 महीने में वो भी देखने मिल सकता है। सो देर आर वेरियस ट्रिगर्स और अगर हम अर्निंग्स को भी देखें सो डिस्पाइट तो डेल्टा वेव था फिर भी हमारी अर्निंग्स अपग्रेड्स हुई है और हमें लगता है कि दिसंबर और मार्च क्वार्टर में भी अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स है जिससे हमें लगता है क्या द नेक्स्ट 2-3 महीने तक और 4 महीने तक मार्केट वेल सपोर्टेड रहेगा। करेक्शन में बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। हो सकता है कि एफआईआई थोड़ा बहुत सेल करें बट जो डोमेस्टिक फ्लोज है वो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कंपेयर टू एफआईआई फ्लोज। इसलिए मार्केट थोड़ा वेल सपोर्टेड रहने की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। राइट। जितेंद्र, एक सेक्टर हमने देखा है लास्ट कुछ सालों में बॉटम होके बाहर आ रहा है, वो है रियल एस्टेट। उनकी इन्वेंट्रीज एडजस्ट हो गई, बहुत सारा ग्लट लाइक सिचुएशन जो बड़े शहरों में था वो एडजस्ट हो गया ओवर द टाइम, और गवर्नमेंट के भी काफ़ी सपोर्टिव मेजर्स रहे, पॉलिसी मेजर्स। दूसरी तरफ रेट्स भी नीचे रहे, सीमेंट का भी अच्छा वॉल्यूम आया, उनको भी सपोर्ट मिला। अब हमारे जो कोलीग हैं दिल्ली में पॉलिसी ट्रैक करते हैं बहुत क्लोजली, प्रकाश, वो ये बता रहे हैं कि शायद बजट प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना को और बढ़ा सकती है, और भी हाउसिंग रिलेटेड चीज़ों को और ज़्यादा उसका दायरा बढ़ाने के लिए और स्वीटन अप करने के लिए शायद पॉलिसी मेजर्स ले सकते हैं। आपका क्या व्यू है इस पूरे इकोसिस्टम पे, रियल्टी, हाउसिंग फाइनेंस, सीमेंट, क्योंकि ये पूरा सेक्टर का काफ़ी रिपल इफेक्ट होता है आफ्टरऑल इकोनॉमी में। एब्सोल्युटली। सो अजय जी, पहली बात तो रियल एस्टेट एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। इंडिया में 65% ऑफ पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जो इकोनॉमी को काफी बढ़ावा दे सकता है। अगर आप लास्ट 8 साल से देख लें तो रियल एस्टेट में कोई भी ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। और मुझे लगता है क्या अगले साल में अगले 2-3 साल तक एक स्ट्रक्चरल स्टोरी का माहौल बन रहा है रियल एस्टेट में। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत रियल एस्टेट के तेजी में थोड़ा रुकावट आ सकती है। बट ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, अंडर पेनिट्रेशन हुआ है।
और आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें दिख रहा है क्या जॉब ग्रोथ वापस आ रहा है। आईटी सेक्टर में आप देखिए, बैंकिंग सेक्टर में देखिए, कंपनीज केपेक्स कर रही है, तो जो जॉब मार्केट आउटलुक है उस पे भी हम काफी बुलिश हैं। सो हमें लगता है क्या ओवर द नेक्स्ट 2 से 3 साल तक ये एक तेजी का माहौल बना रहेगा इन रियल एस्टेट में। ऑब्वियसली ओमाइक्रॉन की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है कि अब रियल एस्टेट प्राइसेस बॉटम आउट हो चुके हैं। 1-2 साल के अंदर वी विल सी रियल एस्टेट प्राइसेस ऊपर आना चालू होंगे। अगर हम सेल्स और रजिस्ट्रेशन डेटा देखें तो उसमें भी काफी अच्छा रजिस्ट्रेशन डेटा आ रहा है। सो जो रियल एस्टेट और अलाइड सेक्टर्स है वहां पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट हम ये भी रेकमेंड कर रहे हैं थोड़े मिड कैप सेक्टर में जो रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं, वेदर इट इज एनबीएफसीज और सीमेंट सेक्टर और डायरेक्ट डेवलपर्स, और जो एनबीएफसी से जो डेवलपर को फाइनेंस करती है, ऐसी कंपनीज पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हमारे इन्वेस्टर्स को हम ये रेकमेंड कर रहे हैं। सो रियल एस्टेट डेफिनेटली एक 2-3 साल तक का एक स्टोरी आ रही है। रिगार्डिंग सीमेंट हमें लगता है कि रिजल्ट्स ये सीजन में थोड़े वीक आएंगे बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्रेशर्स, बट स्लोली और ग्रेजुअली ये कंपनीज हैव स्टार्टेड टेकिंग प्राइजेस, और जो हमने देखा है जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वो भी कम हो रहा है। तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो काफी हद तक बेनिफिट कर सकता है बिकॉज 65% ऑफ सीमेंट डिमांड कम्स फ्रॉम हाउसिंग इन इंडिया एंड मोस्टली रूरल हाउसिंग वेयर आई थिंक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फोकस है। सो रूरल हाउसिंग, मिड इनकम हाउसिंग, ये सेगमेंट भी विद इन द रियल एस्टेट फ्रेमवर्क काफी अच्छा दिख रहा है ओवर द नेक्स्ट 2-3 साल तक। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। आप पूजा या आपसे ऑटो स्पेस को लेकर भी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि उनके लिए भी जो डिमांड सिनेरियो है वो अब इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। जो रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही है वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, और ऐसे में जो बड़े दिग्गज ऑटो कंपनियां हैं वो तो चल ही रही हैं, साथ ही में ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक डिमांड का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये स्पेस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या अब समय आ चुका है कि इससे जुड़े स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करना शुरू कर दे इस वक्त? हाय पूजा, ये एक थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल होगा। मुझे लगता है कि जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस है वो रहेगी, और जो कंपनी इसको अच्छे से मैनेज कर पा रही है वो पहले रिकवर करेगी। सो ऑटो सेक्टर एक बहुत ही लगाड़ सेक्टर था ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, फ्यू क्वार्टर्स, और हमें लगता है कि इसकी वजह से एक छोटा सा बाउंस आया है और ऑटो सेक्टर में, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है इंडस्ट्री बॉडीज के साथ, जो जो शॉर्टेजेस की सिचुएशन है वो जल्द ठीक नहीं होने वाली। सो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑटो से क्या वो बेटर करेंगे। एज मैंने पहले भी कहा क्या रबी क्रॉप सीजन का आउटलुक अच्छा है। ये कंपनीज अभी ईवी के तरफ इन्वेस्ट कर रही है, तो इसमें बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, बिकॉज सारे ऑटो सेक्टर, सारे ऑटो एंक्स एक साथ नहीं परफॉर्म करेंगे। हमें लगता है ओवर द नेक्स्ट 2-3 साल तक जो कंपनीज अपनी सप्लाई चेन को अच्छे से मैनेज कर रही है, जिसको ईवी में ज्यादा ट्रैक्शन मिला है, ये सारी कंपनीज को पहले वैल्यूएशन एक्सपेंशन मिलेगा। हैविंग सेड दैट, हमें लगता है कि प्रीमियम टू व्हीलर मेकर जो यू नो स्लाइटली प्रीमियम बाइक्स बनाती है, वहां पे हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। सेकेंड, हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मॉडल अपग्रेडेशन साइकिल देखना चाहिए। वहां पे रूरल सेगमेंट में थोड़ा ट्रैक्टर और यूवी सेगमेंट में जो डोमिनेटिंग प्लेयर्स हैं वो हमारे प्रेफर्ड पिक्स हैं विद इन द ऑटो सेक्टर। ग्लोबली स्पीकिंग हमें ये भी देखना चाहिए क्या चाइना कैसे कर, चाइना का जीडीपी आउटलुक थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज हो रहा है। वहां का कंजम्पशन कैसे पैन आउट होता है, बिकॉज चाइना भी कुछ हद तक हमारे ऑटो मेकर्स जो ग्लोबली एक्सपोज हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो वहां पे अगर स्लो डाउन आता है तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बट मुझे लगता है ये कॉन्ट्रा कॉल होगा, स्टॉक बाय स्टॉक हमें इसको एनालिसिस करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सप्लाई सिचुएशन बहुत ही जल्द इम्प्रूव होने वाली है। वेटिंग पीरियड्स बढ़ रहे हैं, डिमांड तो सॉलिड है ही,
बट वेटिंग पीरियड है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। सो हमें ये थोड़े सेक्टर में सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जितेंद्र, शुक्रिया। पहले तो आपका 18 देश को आप समय दे रहे हैं अपना। एक चीज और जो अभी आज कंसर्न हमको दिख रहा है और धीरे धीरे 3 साल की ऊंचाई पर आ गया, वो है कच्चा तेल, क्रूड। चाइना और भारत सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं क्रूड के, और अभी भी हमने ई व्हीकल्स वाला वो स्टेज नहीं पाई है कि हम क्रूड की डिपेंडेंस को कम कर पाए या फिर उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर पाए। एक रिपोर्ट ये कहती है 96 तक भी हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ आपको कुछ कंसर्न मार्केट में दिखते हैं? इससे जुड़े हुए कुछ बेनिफिट्स आपको मार्केट्स में दिखते हैं जिसको आप हाईलाइट करवाना चाहें? मुझे लगता है कि क्रूड एक डेफिनेटली एक पेन पॉइंट रहेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर हम क्रूड के प्राइसेस देखें, डिस्पाइट फेड ने बोला है कि हम रेट टाइट करने वाले हैं, लिक्विडिटी वेन हो रही है, बट क्रूड में हम अंडर इन्वेस्टेड थे। बहुत सारा पैसा क्लीन एनर्जी की तरफ डाइवर्ट हुआ था। सो क्रूड में इन द पास्ट 2-3 साल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इसके वजह से जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, जैसे जैसे हमारा ट्रैवल खुल रहा है, इकोनॉमी बैक ऑन अपने फुट पे आ रही है, इसके वजह से ऑयल प्राइसेस काफी हद तक स्टेबल और इनफैक्ट स्टार्टेड राइजिंग, 87 तक पहुंच गए हैं। ये थोड़ी कंसर्न की बात है। ऊपर से ओपेक भी अपना सप्लाई बहुत ही धीरे धीरे बढ़ा रहा है जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है। प्लस हमारे पास काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी उभर के आ रहे हैं, जो भी एक कंसर्निंग बात है। सो ऑयल हमारे लिए एक पेन पॉइंट बन सकता है इन कमिंग इयर्स। बट मुझे लगता है क्या अराउंड 90 के आसपास जाने की संभावना है। हम थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं अभी ऑयल पे, और मुझे लगता है जो ऑयल लिंक सेक्टर्स हैं, वहां पे भी हमें थोड़ा देखना चाहिए एज अ हेज फॉर द पोर्टफोलियो। बिकॉज जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़ती है, सो बहुत सारी कंपनीज के मार्जिन प्रेशर्स होना चालू होते हैं। सो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट हम अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत ऑयल प्राइस को हेज करने के लिए सम एनर्जी कंपनीज पे हम थोड़े बुलिश हो रहे हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म एंड टैक्टिकल पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है क्या ऑयल प्राइसेस प्राइसेस में स्टार्ट टू कम डाउन इन द लॉन्ग टर्म। जिस तरह से क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट हो रहा है, हमारी इंडियन भारतीय कंपनीज भी काफी हद तक ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है। ग्लोबली भी वहां पे बहुत पुश चल रहा है, वेदर इट्स अ बैटरी टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन। सो ये स्लोली और ग्रेजुअली ऑयल को रिप्लेस करने के लिए ही ये सारी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट हो रहा है। बट इन द नियर टर्म ऑयल will remain elevated, और in the medium term I feel that ये सब टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स के वजह से ऑयल प्राइसेस काफी हद तक स्टेबल और गिरने की संभावना है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जितेंद्र, ये लेंडर्स के ऊपर आपका क्या व्यू है? जो लेंडिंग यूनिवर्स है, आपको उसमें किस तरह के अपॉर्चुनिटीज नजर आते हैं 2022 के लिए? आपको लगता है लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स, एक्सिस, आईसीआईसीआई, वैरायटी के प्रोस्पेक्ट्स बेटर है? आपने कमेंट्री को कैसे एनालाइज किया एचडीएफसी बैंक की? या आपको लगता है पीएसयू बैंक से भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बियॉन्ड एसबीआई? एसबीआई तो क्लियरली कंसेंसस था, और रिटेल सेंट्रिक एनबीएफसीज जो हैं उनको बहुत टाइम तक अच्छा बूस्ट मिलता रहा। आपको लगता है कि अब वहाँ से निकल के कॉर्पोरेट सेंट्रिक लेंडर्स की तरफ देखना चाहिए? आपका क्या व्यू है इस स्पेस पे, स्पेशली इन लाइट ऑफ राइजिंग रेट्स दिस ईयर? अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग सेक्टर एक बड़े ही डिफिकल्ट दौर से जा रहा था। तो अगर हम देखें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमारे काफी हद तक इंडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग हुई थी, और उसके बाद एनपीएस बढ़ना चालू है। और बिफोर कोविड काफी क्लीन अप ऑलरेडी हमारे एनपीएस और बैंकिंग सेक्टर में हो चुका है ऑलरेडी, और उसके वजह से हम ऐसे मुकाम पे आए हैं कि अभी गवर्नमेंट को रिकैपिटलाइज करने की बहुत जरूरत नहीं है। बैंक्स अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। काफी हद तक जो सेकेंड थर्ड टायर बैंक्स है पीएसयू स्पेस में, इवन प्राइवेट बैंक्स में जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने भी काफी हद तक अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर चुकी है। सो मुझे लगता है कि यस,
जो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड टॉप बैंक्स है उन्होंने काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1 से 1.5 साल के भीतर। और जो छोटी बैंक्स है, स्मॉलर बैंक्स हैं जिसको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था, आज काफी हद तक बाउंस बैक करना चालू हो चुके हैं। बट मुझे लगता है क्या इसमें बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा। लैंडिंग स्पेस ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे हमें उनके बिजनेस को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। हमने ये देखा है क्या, ये छोटी बैंक्स होती है वो एक्सीडेंट प्रोन होती है। एक या दो बड़े अकाउंट्स अगर डिफॉल्ट हो जाए तो फिर काफी हद तक उनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है। सो अगर आप समझ सकते हैं इस बैंक्स के सेक्टर्स को, काफी हद तक आपको स्टडी करनी पड़ेगी ये सब बैंक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। अभी शॉर्ट टर्म के लिए यस, वहां पे थोड़ा वैल्यूएशन कैचअप लग रहा है, बट अभी भी हम यही अपने इन्वेस्टर्स को बोलना चाह रहे हैं कि स्टिक टू लार्ज बैंक्स। हमें ऐसा लगता है वो थोड़ी स्लो मूव करेंगे, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहीं पे ही वेल्थ बनेगी, बिकॉज उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। और रिगार्डिंग रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट लेंडर्स, यस, मुझे लगता है रिटेल स्पेस काफी हद तक क्राउडेड हो चुका है। अभी हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स में कैपेक्स साइकिल जहाँ पे हम काफी हद तक बुलिश हैं, वो पिकअप हो रहा है। लोन ग्रोथ भी वहाँ पे काफी अच्छा हो रहा है। सो कॉर्पोरेट लेंडर्स में भी हमें काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। और रियल एस्टेट साइड पे भी हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है। जो इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट लेंडर्स को पसंद करते हैं, आई थिंक वहां पे भी थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट दिख सकता है। सो ओवरऑल लैंडिंग स्पेस थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है ओवर द पास्ट थोड़ी क्वार्टर्स, बट हमें लगता है एज द इकोनॉमी प्रोग्रेसेस और जैसे जैसे ऑटो में थोड़ी बाउंस आ सकता है, रियल एस्टेट में बाउंस आ रहा है, जैसे जैसे हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं वैसे वो सेक्टर्स सारे बैक टू देयर नॉर्मलसी आ रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केपेक्स साइकिल जो हम सोच रहे थे कब पिकअप होगा, वो फाइनली हमें दिख रहा है कि सम कंपनीज हैव अनाउंस लार्ज केपेक्स, सो उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स भी बढ़ने वाली है। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस एक बड़ी स्वीट स्पॉट पे है। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जो बीटन डाउन लो वैल्यूड बैंक्स है वो अच्छा कर रहे हैं, बट फ्रॉम अ वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है कि हमें लार्ज बैंक्स पे ही फोकस करना चाहिए। स्लाइटली नॉट द टॉप टू बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ काइंड ऑफ बैंक्स जहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन जूस बाकी है। राइट, केपेक्स साइकिल की बात की जितेंद्र आपने, आप कैपिटल गुड्स तो कैसे इंक्लूड करेंगे अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में? किस वैरायटी के कैपिटल गुड्स आपको पसंद आते हैं? डोमेस्टिक सेंट्रिक या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी हो उसमें? आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं उस स्पेस? केपेक्स साइकिल आई थिंक हम दो तरफ से देखेंगे। एक तो जो बेनिफिट होंगे अगर दूसरी कंपनी कैपेक्स कर रही है, सो उनको इंडस्ट्रियल्स कंपनीज को ज्यादा प्रिफर करना चाहिए। सो मुझे लगता है केपेक्स साइकिल एक अच्छे दौर से जाने वाला है। उसकी वजह से हम डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप कैपिटल गुड्स कंपनीज को ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। एड ऑफ द बजट ऑल्सो हमें लगता है कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म में भी काफी अच्छा कर सकती है। वैल्यूएशन अभी भी प्री कोविड से थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज एक अच्छे दौर से जा सकती है ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। सेकेंडली, हम अगर केपेक्स की बात करें तो केपेक्स कौन कर रहा है आज? केपेक्स कर रहा है फॉर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। सो अगर हम एपीआई सेगमेंट की बात करें, केमिकल सेक्टर की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, ये सारे सेक्टर्स, सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, ये सारे सेक्टर्स पे केपेक्स काफी अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। और ये कंपनीज ने अनाउंस भी कर चुके हैं कि हम केपेक्स कितना करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। सो हमें ये फोकस पे, आरओई पे फोकस करना चाहिए। सो मैं जब भी बॉटम एनालिसिस करता हूँ इस कंपनीज का, तो जितना आप केपेक्स करते हो उतना आपका आरओआईसी प्रेशर पे आ सकता है। सो हमें देखना है कि हिस्टोरिकली ये कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या है, बिकॉज काफी हद तक क्या होता है कि हम इन्वेस्ट करते हैं और जब केपेक्स एक्चुअली में होता है इतना रिटर्न बनते नहीं है। सो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमें ये सब पैरामीटर्स को ध्यान पे रखना चाहिए कि जो कंपनी एग्रेसिवली कैपेक्स कर रही है उसका आउटलुक क्या है, उसके आरओईज और आरओआईसी कितने हैं। सेकेंडली, हम थोड़ा बहुत डिफेंस पे भी फोकस कर रहे हैं।
जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को पुश कर रही है, काफी कमोडिटीज थे जो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रही है। तो मुझे लगता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में एक डिफेंस सेक्टर भी काफी अच्छी तरह से उभर कर आ रहा है बिफोर द बजट और आफ्टर द बजट ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 months। हमें लगता है कि सम ऑफ द एरोस्पेस कंपनीज डिफेंस में जो है वो काफी हद तक हमें एक्साइटिंग स्टोरी लग रही है। ठीक है। एक और चीज जितेंद्र, मैं वैसे लास्ट क्वेश्चन आपसे पता करना चाहता हूँ। 2021 में ना बहुत सारी कंपनीज ने आउट परफॉर्मेंस दिया, जैसे कि केमिकल्स वाले शेयर्स थे, ये बहुत अच्छे से चले। 2021 की जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले शेयर्स थे या सेक्टर्स थे, किसी को आप कंटिन्यू कर रहे हो 2022 के अंदर कि अभी और चलेंगे, या किसी को आप 2021 की बढ़त के साथ ही छोड़ के आ गए कि बस अब 2021 में ही चले थे, अब इसको छोड़ देते हैं? तो ये डिसिप्लिन होता है पोर्टफोलियो में। सो जो स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुके हैं उनका अगर वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है तो वो टाइम करेक्शन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल सेक्टर्स, केमिकल स्टॉक्स, ये हम लास्ट 7 साल से रेकमेंड कर रहे हैं और अभी भी हम बुलिश हैं ये सेक्टर पे। तो जब भी ये ऐसे उछाल आता है और ये सेक्टर बहुत ज्यादा अपने फंडामेंटल से आगे चला जाता है, सो हम प्रॉफिट बुक करते हैं, माइनर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बट हमें लगता है कि ये सब स्ट्रक्चरल स्टोरीज में हमें स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो काफी हद तक जो केमिकल कंपनीज है जो मार्केट शेयर गेन कर रही है, उनके ROIC, ROE रेशियोज है जो बहुत स्ट्रांग है, उनका मार्जिन रेजिलियंट है, उनकी ग्रोथ 15 से 20% हो रही है। सो उसमें हमें लगता है डिस्पाइट हायर वैल्यूएशन थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। आप पूरी तरह से एग्जिट मत कीजिए, आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। सो यही हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को यही सलाह देते हैं कि ये जो अच्छी कंपनीज हैं जिसके अच्छे रिटर्न्स रेशियो हैं, प्रोबेबली 3 से 6 महीने तक ये 0 रिटर्न्स देगी, मार्केट ऊपर जाएगा बट ये कंसोलिडेट होगी। बट यही अपॉर्चुनिटी होता है, जो इन्वेस्टर्स ने नहीं इन्वेस्ट किया है वो जाके इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट डिकेड और सो हमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट ने पुश दिया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस तरह से ग्लोबल कंपनीज को चाइना +1 स्ट्रैटेजी में फोकस कर रही है, उनको अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करनी है। सो केमिकल है, फार्मा में API सेगमेंट है, ये सारे सेगमेंट एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट की तरफ इशारा करते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं। सम ऑफ द स्टॉक्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ने काफी अच्छा किया है। बट टू सम एक्सटेंट कोई स्टॉक्स जैसे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में इन द होप दैट ये मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छा करेंगे, इनके वैल्यूएशन 2 या 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव हो गए हैं। वहां पे शायद 1 साल तक हमें कंसोलिडेशन दिखने मिलेगा, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। बट फ्रॉम अ फार्मा API पर्सपेक्टिव, केमिकल पर्सपेक्टिव, हमें लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच नहीं है कि हमें इस कंपनीज को सेल करके मूव ऑन करना चाहिए। ओके सर। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप इस नए साल में पहली बार हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया। जो ब्रेक के बाद जब हम जुड़ेंगे तो हमारे साथ 2 मैनेजमेंट होंगी, खास मैनेजमेंट। आज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, उसमें हमारे साथ एक मैनेजमेंट कैनफिन होम्स के मिस्टर गिरीश, जो कि कंपनी के MD हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और उसका दूसरा है